नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है और यहां शुरुआत हो रही है एक नई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की, जिसमें एक तरफ है तेजस्वी यादव और दूसरे हैं चिराग पासवान। दोनों को ही बिहार का भविष्य का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, जहां पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बने हुए हैं, पहला चेहरा। सबसे ज़्यादा लोग इन्हें देखना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, 36%। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चिराग पासवान की, तो एनडीए के पास कोई चेहरा है ही नहीं। नीतीश कुमार अब वृद्ध होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है, इसे उनका अंतिम चुनाव माना जा रहा है। और भाजपा के जो सबसे बड़े नेता बिहार में मान सकते हैं, सम्राट चौधरी, उन्हें मात्र 3.5% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए एनडीए अब समझ चुका है, भाजपा समझ चुकी है कि चिराग पासवान को ही आगे करके अब उन्हें चुनाव लड़ना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। इसीलिए पहले 22 सीट ही दी जा रही थी लोजपा को, लेकिन अब 30 से कम सीट नहीं मिलेगी। ये फैसला भाजपा की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी ये फैसला किया है कि पासवान समाज पर जो एकमुश्त दावा करते हैं कि सभी पासवान समाज के वोटर यहाँ पर वोट करते हैं चिराग पासवान के पक्ष में, उसे तोड़ने के लिए और MY समीकरण से आगे बढ़कर PDA समीकरण पर चुनाव लड़ने के लिए इस बार तेजस्वी यादव RJD से बड़ी संख्या में पासवान समाज और कुशवाहा कोयरी समाज के प्रत्याशियों को उतारने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि RJD से पासवान समाज के कौन प्रमुख प्रत्याशियों को टिकट मिलने जा रहा है, ये प्रत्याशी कितने मजबूत हैं, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, और क्या यहाँ पर चिराग पासवान की चुनौती का सामना कर पाएंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार के, चिराग पासवान को या तेजस्वी यादव को, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पहले नाम है संतोष कुमार जी का, जो कि त्रिवेणीगंज से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। 2020 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और जेडीयू की वीणा भारती से ये चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक बार फिर से आरजेडी ने फैसला किया है इन्हें ही मैदान में उतारने का, इन पर ही भरोसा किया है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अगर वीणा भारती ही यहाँ पर आती हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, जिसका फ़ायदा संतोष कुमार को हो सकता है। तो क्या त्रिवेणीगंज से ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है मखदूमपुर, जहां से सतीश कुमार को टिकट दिया जाना फाइनल हो चुका है आरजेडी की तरफ से। 2020 में इन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा था और देवेंद्र कुमार को हराया था। तो निश्चित रूप से वर्तमान विधायक हैं, तो इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होगी। विधायक, सांसद, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान के लिए भी सबको खुश रखना संभव नहीं होता है, खास तौर से अपने समर्थकों को, जिनकी आशाएं बहुत अधिक होती हैं प्रत्याशी के साथ। तो ऐसे में सतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन जाएंगे या फिर आरजेडी के टिकट पर एक बार फिर से मखदूमपुर से चुनाव जीतेंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है, इस पर नज़र पूरे बिहार की रहेगी। ये सीट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, खास तौर से चिराग पासवान के लिए, क्योंकि इसी सीट से रामविलास पासवान पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उसके बाद से लगातार या तो रामविलास पासवान, जो कि चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी हैं, या फिर उनके छोटे भाई और चिराग पासवान के चाचा यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस जी से अब विवाद हो चुका है चिराग पासवान का, और पशुपति पारस इस समय महागठबंधन में है, तो ये सीट उन्हें भी दी जा सकती है, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि आरजेडी के रामवृक्ष सदा पिछला चुनाव 2020 में यहाँ से लड़े थे और इन्होंने जेडीयू की साधना देवी को चुनाव में हराया था। तो आरजेडी अपनी जीती हुई सीट इतनी आसानी से पशुपति पारस को नहीं देगी, और अगर देगी भी तो हो सकता है प्रत्याशी रामवृक्ष सदा ही रहें। तो रामवृक्ष सदा का यहाँ पर
चुनाव में उतरना लगभग फाइनल है। अलौली से जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, क्योंकि चिराग पासवान के ही खाते में ये सीट जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार जेडीयू लड़ी थी, लेकिन अब लोजपा को ही यहाँ से टिकट मिलेगा और प्रत्याशी भी संभवतः पासवान परिवार से ही किसी को उतारा जाएगा या किसी बहुत करीबी घनिष्ठ को उतारा जाएगा, क्योंकि अगर रामविलास पासवान की विरासत पर दावा करना है तो यहाँ चिराग पासवान को अलौली की सीट जीतनी ही होगी। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रामवृक्ष सदा जो 2020 में इस सीट से चुनाव जीते थे, वर्तमान विधायक हैं, एक बार फिर से ये सीट जीत पाएंगे या नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके जीत का मार्जिन लगभग 2750 वोट था, तो यानी कांटे की टक्कर थी। इसके बाद अगला देख सकते हैं गरखा विधानसभा, जहां से सुरेंद्र राम का टिकट फाइनल है। आरजेडी की तरफ से 2020 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और भाजपा के ज्ञानचंद मांझी को हराया था। ऐसे में वर्तमान विधायक हैं, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी क्या ये उससे उबर पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो इनके ऊपर भरोसा जताया है और इन्हें ही फिर से टिकट देने जा रहे हैं। तो अगर आप गरखा या आसपास के क्षेत्र के हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सुरेंद्र राम इस सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। आपकी राय हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली है सिंहेश्वर विधानसभा, जहां से प्रत्याशी होंगे चंद्रहास चौपाल, और आपको बता दें कि चंद्रहास चौपाल पासवान समाज से नहीं आते हैं। जब 2020 में यहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा था इसी सीट से और जेडीयू के रमेश ऋषिदेव को हराया था, तो जीतने के बाद प्रेस वार्ता में इन्होंने भावुक होते हुए कहा था कि ये आज़ादी के बाद से बिहार में पहली बार चौपाल समाज से आने वाले विधायक हैं, यानी इनके पहले चौपाल समाज से कभी कोई विधायक नहीं बना है। ऐसे में इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपने समाज के प्रति। तो अब ये एक बार फिर से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी सिंहेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले जो प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं धौरैया विधानसभा से भूदेव चौधरी, जो कि इसी सीट से 2020 में चुनाव लड़े थे और इन्होंने जेडीयू के मनीष कुमार को चुनाव में हराया था। एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। अब क्योंकि वर्तमान विधायक हैं, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही, लेकिन फिर भी टिकट मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो भूदेव चौधरी जी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। खास तौर से आप धौरैया या आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मीडिया हाउस या न्यूज़ चैनल से ज़्यादा बेहतर आपका आकलन होगा। अगली सीट है, आपको बता दें, बोचहा विधानसभा, जहां पर यहाँ चुनाव जीता था पिछली बार अमर पासवान ने। अमर पासवान उपचुनाव में लड़े थे, 2022 में उपचुनाव हुआ था, तभी यहाँ से चुनाव लड़े थे। बोचहा विधानसभा पर उपचुनाव से पहले संभवतः जेडीयू का कब्जा था, लेकिन अब जब आरजेडी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है, अमर पासवान ने उपचुनाव में यहाँ पर जीत दिलाई है, तो मुख्य चुनाव जब होने जा रहे हैं 2025 में, तो एक बार फिर से इनके ऊपर आरजेडी और तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से सभी फैसले तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं। अब किसी भी लालू प्रसाद के परिवार के किसी भी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है, सारे के सारे फैसले उन्हीं के हैं और उन्हें पूरी तरीके से बागडोर सौंप दी है लालू प्रसाद यादव जी ने। तो अगली है सिकटी विधानसभा, जहां से आप देखेंगे शत्रुघ्न प्रसाद सुमन का टिकट एक बार फिर से फाइनल है। 2020 में ये चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मंडल से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब फिर से इनके ऊपर भरोसा जताया गया है। शत्रुघ्न प्रसाद सुमन इस बार सिकटी विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर भाजपा के विजय कुमार मंडल ही एक बार फिर से मैदान में उतरते हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, जिसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जी के पास मौका बनता है। क्या चुनाव जीत पाएंगे या फिर इनकी जगह कोई नया प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए इस सीट से? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम जो सामने आ रहा है, राजद की फायर ब्रांड प्रवक्ता है, नाम है सारिका पासवान। आपने इन्हें अपने टीवी स्क्रीन पर या फिर मोबाइल फ़ोन में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आरजेडी के पक्ष में डिबेट करती हैं भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
कटु आलोचक हैं, काफ़ी भावुक होकर डिबेट करती हैं। इस वजह से अक्सर ऐसी बात हो जाती है कि विवादों में आ जाती हैं। लेकिन यही वजह है कि ये दलित आवाज़ की पहचान भी बन गई हैं और इनकी इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए और ख़ास तौर से पासवान समाज को अपने पक्ष में लामबद्ध करने के लिए तेजस्वी यादव सारिका पासवान को टिकट देने जा रहे हैं। लेकिन अभी इनकी सीट फाइनल नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी सीट इनके लिए बेहतर होगी, जहां से चुनाव जीत सकती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है पीरपैंती विधानसभा, जहां से रामविलास पासवान का टिकट फाइनल है। 2020 में भी ये चुनाव लड़े थे इसी सीट से, लेकिन भाजपा के ललन कुमार से चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है। पीरपैंती से चुनाव लड़ेंगे और अगर ललन कुमार ही सामने होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ रहेगी। तो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं रामविलास पासवान पीरपैंती विधानसभा से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस विधानसभा चुनाव में एक एक सीट पर कांटे का मुकाबला होगा। पिछली बार आपने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी बन जाने के बावजूद किस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने से मामूली अंतर से चूक गए थे। इसीलिए अब हर एक सीट पर वहां के समीकरण के अनुसार प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। अब है अगली सीट बोधगया विधानसभा, जहां से कुमार सर्वजीत का टिकट फाइनल है। 2020 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और भाजपा के हरि माझी को चुनाव में हराया था। यही वजह है कि इनके ऊपर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है, क्योंकि ये क्षेत्र में लगातार मौजूद रहे हैं, जनता के बीच मौजूद रहे हैं। तो चुनाव जीत पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी के शिकार होंगे, आपकी जो भी राय हो कुमार सर्वजीत के बारे में बोधगया विधानसभा से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं रामावतार पासवान, जो कि राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। इनका टिकट फाइनल है। 2020 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के रामप्रीत पासवान से नज़दीकी मुकाबले में हार गए थे। तो अब ऐसे में एक बार फिर से जब इनका टिकट फाइनल है, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि भाजपा एक बार फिर से रामप्रीत पासवान को ही उतार सकती है यहाँ से। तो उनके खिलाफ न केवल एंटी इनकम्बेंसी होगी, बल्कि आप जानते हैं कि बिहार में लंबे समय से जेडीयू और भाजपा की सरकार है, जिसके प्रति भी लोगों में नाराज़गी होना स्वाभाविक होता है। अक्सर देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ नाराज़गी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या ये फार्मूला और ये बात बिहार में भी लागू होगी, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। राजनगर विधानसभा से रामावतार पासवान चुनाव जीतेंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट पर हम चल रहे हैं, ये है मसौढ़ी विधानसभा, जो खासी चर्चा में है। इसके चर्चा में होने का कारण भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि रेखा देवी यानी कि रेखा पासवान आरजेडी के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़ी थी और जेडीयू की नूतन पासवान को इन्होंने चुनाव में हराया था। क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इनका विरोध कर रहे हैं खुद आरजेडी के कार्यकर्ता, और हाईकमान तक ये मैसेज बार बार पहुंचाया जा रहा है कि अगर आरजेडी को मसौढ़ी विधानसभा जीतनी है तो रेखा पासवान का टिकट काटना होगा, इनकी जगह किसी नए प्रत्याशी को उतारना होगा। लेकिन अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें होती हैं वो ज़मीन पर भी हो ज़रूरी नहीं है। तो रेखा पासवान का टिकट फिलहाल यहाँ पर फाइनल माना जा रहा है आरजेडी से, लेकिन अगर अंत समय में टिकट कटता भी है तो पासवान समाज के ही किसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो प्रत्याशी भी मजबूत होना चाहिए। हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये बात सभी पार्टियां समझती हैं। तो अगर रेखा देवी या रेखा पासवान जी के कद का ही कोई नेता होगा, उतना ही मजबूत होगा सामाजिक और आर्थिक रूप से, तब उसे टिकट दिया जा सकता है। रेखा देवी के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर है, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है। तो ऐसे में चुनाव जीत पाएंगी मसौढ़ी से रेखा देवी, या फिर इन्हें बदल दिया जाना चाहिए, इनकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम आप बताइए जिसे टिकट दिया जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, खास तौर से आप मसौढ़ी या आसपास के क्षेत्र के हों तो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, चिराग पासवान को
या फिर तेजस्वी यादव को? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।